मदान करियर गाइडेंस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कृपया सब्सक्राइब कर लें। रीट परीक्षा के अंतर्गत बाल विकास व शिक्षा शास्त्र विषय के यूनिट फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास की कड़ी में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन हम आज करेंगे। आपसे आग्रह है कि नोटबुक साथ में रखें, वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें व नोट्स बनाएं और वीडियो के अंत में दिए गए प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आज के इस वीडियो की शुरुआत हम पिछले वीडियो के प्रश्न संख्या 20 से करेंगे। प्रश्न संख्या 20, विकास के क्रम में शिशु का पहले पेट या छाती के क्षेत्र में विकास होगा, फिर बाह में और अंत में अंगुलियों में। यह क्रम किस नियम के अनुसार होता है? ए. मस्तकाधोमुखी नियम, बी. सोटॉन नियम, सी. निकट दूर नियम या डी. स्टीवेंस नियम। कई साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, निकट दूर नियम। बच्चों के शारीरिक विकास दो प्रकार के नियमों से निर्देशित होते हैं। पहला नियम मस्तकाधोमुखी नियम। इस नियम के अनुसार शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। दूसरा नियम निकट दूर नियम। इस नियम को केंद्र से परिधि की ओर विकास भी कहते हैं। इसी नियम पर आधारित प्रश्न संख्या 20 पिछले वीडियो में पूछा गया था। विकास के क्रम में शिशु का पहले पेट या छाती के क्षेत्र में विकास होगा, फिर बाह में और अंत में अंगुलियों में। यह क्रम निकट दूर नियम प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ के अनुसार होता है। प्रश्न संख्या 21, इनमें से किस सिद्धांत को जीवन अवधि विकास सिद्धांत लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा जाता है? ए. मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, बी. मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, सी. त्वरित विकास का सिद्धांत या डी. क्रमिक विकास का सिद्धांत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इरिक इरिक्सन ने दिया। यह सिद्धांत व्यक्तिगत, सांवेगिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास का समन्वित रूप है। इसीलिए इसे मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का नाम दिया गया। चूंकि इस सिद्धांत में पूरे जीवन काल में होने वाले विकास को 8 विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर अध्ययन किया जाता है, अतः कुछ विद्वानों ने इसे जीवन अवधि विकास सिद्धांत लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत इरिक इरिक्सन के द्वारा दिया गया। यह सिद्धांत व्यक्तिगत, सांवेगिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास का समन्वित रूप है। प्रश्न संख्या 22, इनमें से कौन सी एक मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की विशेषता नहीं है? ए. इस सिद्धांत में पूरे जीवन अवधि को 8 अवस्थाओं में बांटा गया है। बी. प्रत्येक अवस्था की अपनी एक मनोसामाजिक चुनौती होती है। सी. व्यक्ति जितने अच्छे ढंग से प्रत्येक चुनौती का समाधान करता है, उसका व्यक्तित्व उतना ही स्वास्थ्यकर होता है। डी. इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक अवस्था के नकारात्मक पक्ष होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की यह विशेषता नहीं है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक अवस्था के नकारात्मक पक्ष होते हैं। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक अवस्था में धनात्मक अर्थात पॉजिटिव तथा नकारात्मक नेगेटिव दोनों ही पक्ष होते हैं। जैसे विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास धनात्मक पक्ष है तो अविश्वास नकारात्मक पक्ष। स्वायत्तता बनाम लज्जा, स्वायत्तता एक धनात्मक पक्ष है तथा लज्जा या शंका एक नकारात्मक पक्ष है। पहल बनाम दोष, पहल एक धनात्मक पक्ष तथा दोष एक नकारात्मक पक्ष है। अतः मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक अवस्था के 2 पक्ष होते हैं, एक धनात्मक पक्ष तथा दूसरा नकारात्मक या ऋणात्मक पक्ष। इरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की निम्नलिखित 8 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। दूसरी अवस्था स्वायत्तता बनाम लज्जा या शक, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट। तीसरी अवस्था पहल बनाम दोष,
इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। चौथी अवस्था परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरिटी। पांचवी अवस्था पहचान बनाम संभ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। छठी अवस्था घनिष्ठता बनाम अलगाव, इंटीमेसिस वर्सेस आइसोलेशन। और सातवीं अवस्था है उत्पादकता बनाम स्थिरता, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। और आठवीं अवस्था संपूर्णता बनाम निराशा, इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। इन अवस्थाओं को ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि प्रत्येक अवस्था में दो पक्ष हैं। पहला पक्ष सकारात्मक है और दूसरा पक्ष नकारात्मक। जैसे कि पहली अवस्था में सकारात्मक विश्वास और नकारात्मक पक्ष अविश्वास। इसी प्रकार प्रत्येक अवस्था में एक सकारात्मक पहलू को दर्शाता है तो दूसरा जो शब्द है वो नकारात्मक पक्ष को दर्शाता है। हमें प्रत्येक अवस्था की चुनौती अथवा संकट को याद करना है तथा साथ ही साथ परीक्षा की दृष्टि से किस किस अवस्था का संबंध किस किस आयु से है या किस किस आयु में कौन कौन सी अवस्था होती है उन्हें हम याद कर लें। जैसे पहली अवस्था, दूसरी और तीसरी अवस्था, जो कि जन्म से तीनों अवस्थाएं जन्म से 5 वर्ष तक संपन्न होती हैं। ये तीनों अवस्थाएं शैशवावस्था से संबंधित हैं। वहीं चौथी अवस्था परिश्रम बनाम हीनता 6 वर्ष से 12 वर्ष, यह बाल्यावस्था से संबंधित है। पांचवी अवस्था पहचान बनाम संभ्रांति, यह किशोरावस्था से संबंधित है क्योंकि इसमें आयु वर्ग 12 वर्ष से 18 वर्ष है और 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था का समय होता है। प्रश्न संख्या 23। यहाँ मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की अवस्था एवं विकसित मनोसामाजिक गुण से संबंधित युग्म दिए गए हैं। बताइए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ए अवस्था विश्वास बनाम अविश्वास, विकसित मनोसामाजिक गुण आशा या होप। बी अवस्था स्वायत्तता बनाम लज्जा, मनोसामाजिक गुण इच्छा शक्ति। सी पहल बनाम दोष, मनोसामाजिक गुण उद्देश्य या लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार। डी अवस्था परिश्रम बनाम हीनता, मनोसामाजिक गुण कर्तव्य परायणता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता अवस्था से विकसित होने वाला मनोसामाजिक गुण कर्तव्य परायणता नहीं है। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार यदि व्यक्ति प्रत्येक अवस्था की मनोसामाजिक चुनौती अथवा संकट का उचित समाधान कर लेता है तो उसमें एक मनोसामाजिक गुण या शक्ति विकसित होती है। परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था या चुनौती का समाधान कर लेने पर जिस मनोसामाजिक गुण अथवा शक्ति का बालक में विकास होता है उसे सामर्थ्यता कहते हैं। जबकि पहचान बनाम संभ्रांति की चुनौती का उचित समाधान कर लेने पर मनोसामाजिक गुण कर्तव्य परायणता फिडेलिटी विकसित होता है। प्रश्न संख्या 24। यदि प्रारंभिक कक्षाओं के अध्यापक शिक्षार्थियों में परिश्रम के भाव को विकसित करने में एवं चुनौतियों से निपटने में मदद करते हैं तो ऐसे छात्र ए जीवन भर हीनता के भाव को प्रदर्शित करते हैं, बी अपनी जिंदगी में आने वाली बहुत सी बाधाओं का सामना आसानी से कर लेते हैं, सी परिश्रम बनाम हीनता की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना कर लेते हैं तथा उनमें सामर्थ्यता का मनोसामाजिक गुण विकसित होता है। ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। औपचारिक शिक्षा की शुरुआत 6 वर्ष की आयु से मानी जाती है तथा मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार यह अवस्था परिश्रम बनाम हीनता की चुनौती का सामना करने की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे अपना अधिकांश समय तथा ऊर्जा विद्यालय में लगाते हैं। इस अवस्था में शिक्षक का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। शिक्षकों को बच्चों में परिश्रम के भाव को विकसित करना चाहिए। एरिक्सन बच्चे को परिश्रमी बनाने को शिक्षकों का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व मानते हैं और शिक्षकों के लिए चुनौती भी। प्रश्न संख्या 25। बालकों के सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है कि ए बालकों को सामाजिक मानक एवं मानदंडों स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स का ज्ञान दिया जाए तथा बालक इन्हीं मानक एवं मानदंडों के अनुसार व्यवहार करें। बी माता पिता समाज द्वारा निर्धारित तथा अनुमोदित
भूमिकाओं के अनुसार व्यवहार करें। सी, शिक्षक भी समाज द्वारा अनुमोदित भूमिका के अनुसार आचरण करे। डी, माता पिता, शिक्षक तथा बालक सभी उपरोक्तानुसार समाज द्वारा निर्धारित व अनुमोदित अपनी अपनी भूमिकाओं के अनुसार व्यवहार करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, माता पिता, शिक्षक तथा बालक सभी समाज द्वारा निर्धारित व अनुमोदित अपनी अपनी भूमिकाओं के अनुसार व्यवहार करें। हरलोक के अनुसार सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता से होता है। हरलोक का ये कथन पहले भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता से होता है। प्रत्येक सामाजिक समूह में उसके सदस्यों के लिए कुछ निर्धारित भूमिकाएं होती हैं और बालकों के सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक समाज में माता पिता, बालक एवं शिक्षक इन भूमिकाओं के अनुसार ही आचरण अथवा व्यवहार करें। प्रश्न संख्या 26, बाल्यावस्था में इनमें से कौन सा एक सामाजिक व्यवहार मूल्य नहीं है? ए, यौन प्रतिरोध, बी, सामाजिक अनुमोदन की इच्छा, सी, सहानुभूति एवं प्रानुभूति या डी, सहयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है यौन प्रतिरोध। यौन प्रतिरोध एक सामाजिक व्यवहार मूल्य नहीं है। यौन प्रतिरोध से आशय विपरीत लिंग के व्यक्ति से वैर भाव रखने से होता है। बाल्यावस्था की यह विशेषता है कि इसमें लड़के व लड़कियां समलिंगी समूहों में रहना व खेलना पसंद करते हैं। बच्चों के इन समूहों को टोली कहते हैं, परंतु जब इन समूहों के वरिष्ठ साथी अथवा समूह सदस्य विपरीत लिंग के व्यक्ति से मित्रता करना चाहते हैं तो टोली के अन्य साथी इनका विरोध करते हैं। इसे ही यौन प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि लड़कों एवं लड़कियों में यौन विरोध की भावना जन्म से ही नहीं होती, क्योंकि देखा गया है कि 4 वर्ष की आयु तक तो लड़के लड़कियां साथ में ही खेलते हैं। प्रश्न संख्या 27, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है? ए, विकास, बी, समाजीकरण, सी, परिपक्वता या डी, सीखना। इस प्रश्न का सही उत्तर है समाजीकरण। व्यक्ति के द्वारा सामाजिक नियमों के अनुकूल व्यवहार करना सीखने को ही समाजीकरण या सामाजिक विकास की संज्ञा दी जाती है। यदि बालक समाज के नियमों को ठीक ढंग से नहीं सीख पाया या समाज द्वारा निर्धारित तथा अनुमोदित व्यवहार करना उसे नहीं आया तो कहा जाएगा कि समाजीकरण अभी अधूरा है। बालक के सामाजिक विकास अथवा पूर्ण समाजीकरण के चरण। प्रत्येक बालक को अपने सामाजिक समूह के मानकों एवं मानदंडों का ज्ञान होना चाहिए। बालक समाज द्वारा निर्धारित तथा अनुमोदित भूमिका व्यवहार को करे। बालक का सामाजिक क्रियाओं के प्रति धनात्मक मनोवृत्ति रखना अर्थात सामाजिक समायोजन की क्षमता विकसित करना। ऐसा करने से समाज उसे एक अनुमोदित सदस्य के रूप में स्वीकार करेगा और वह व्यक्ति सामाजिक समूह का अभिन्न अंग बन पाएगा और उसका सामाजिक विकास या समाजीकरण की प्रक्रिया यहाँ पूर्ण मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 28, बालकों के सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से विद्यालय से संबंधित किस घटक की भूमिका आपकी राय में सबसे अधिक सक्रिय एवं महत्वपूर्ण है? ए, शिक्षकों की, बी, पाठ्येतर कार्यक्रमों की, सी, कठोर अनुशासन की या डी, उत्तेजक वातावरण की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिक्षकों की। यद्यपि दिए गए सभी विकल्प बालकों के समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका से ही संबंधित हैं, परंतु प्रश्न में विद्यालय के घटक के सक्रिय एवं महत्वपूर्ण होने पर फोकस किया गया है, अतः उत्तर शिक्षकों की भूमिका ही होगा। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में ऐसा पाया गया है कि बालकों के सामाजिक विकास को सही दिशा में विकसित करने में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक छात्रों को अनुशासित करने, पाठ्येतर कार्यक्रमों का संचालन कर छात्रों में सामाजिक सहभागिता की भावना विकसित करने एवं विभिन्न सामाजिक समस्याओं के प्रति छात्रों को अवगत करवाने में अहम भूमिका अदा करते हैं।
शिक्षक छात्रों में सामाजिक सूझ भी उत्पन्न करते हैं। अतः सही विकल्प ऑप्शन ए शिक्षकों की भूमिका ही होगा। शिक्षार्थी का सामाजिक विकास निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में अच्छे से होगा? ए, जब शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। बी, जब शिक्षक शिक्षार्थियों को हमेशा अधिकाधिक सीखने के लिए प्रेरित करे। सी, जब शिक्षक शिक्षार्थियों को पर्याप्त महत्व दे और खुली सामाजिक अंतःक्रिया का वातावरण बनाए। या डी, जब शिक्षक शिक्षार्थियों को इस योग्य बना दे कि हर परीक्षा में उनके अच्छे अंक आए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जब शिक्षक शिक्षार्थियों को पर्याप्त महत्व दे और खुली सामाजिक अंतःक्रिया का वातावरण बनाए। ऐसी परिस्थिति में शिक्षार्थी का सामाजिक विकास सबसे अच्छे तरीके से होगा। शिक्षक आदर्श रूप से व्यवहार कर व बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग कर बच्चों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। शिक्षकों को अध्यापन कार्य में लोकतांत्रिक साधनों, प्रजातंत्रात्मक साधनों का सहारा अधिक लेना चाहिए। इससे छात्र अपने विचारों को स्पष्ट रूप से शिक्षक तथा अन्य साथियों के साथ रख सकेंगे, जिससे खुली सामाजिक अंतःक्रिया होगी और शिक्षार्थियों के सामाजिक विकास की गति तीव्र होगी। प्रश्न संख्या 30, पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के लेखक कौन हैं? ए, अल्बर्ट बांडुरा, बी, इरिक इरिक्सन, सी, विलियम जेम्स या डी, कार्ल रोजर्स। पुनः देखें, पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के लेखक अल्बर्ट बांडुरा, इरिक इरिक्सन, विलियम जेम्स या कार्ल रोजर्स। प्रश्न संख्या 30 का उत्तर आप यहां कमेंट बॉक्स में दें। अगले वीडियो में यूनिट 1 के कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यदि आप यूनिट 1 से संबंधित किसी भी टॉपिक पर प्रश्न या कोई शंका समाधान चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दें। धन्यवाद।